हमारे देश में बॉलीवुड और सोसाइटी का एक गहरा रिश्ता है। सोसाइटी बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस करती है और बॉलीवुड सोसाइटी को। जब डाकुओं का दौर हुआ करता था तब बनी शोले। वो दो थे और तुम तीन। जब आर्थिक लाचारी और नौकरी की किल्लत हुई तो एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जब सोने की स्मगलिंग अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री थी तब लायन का राज चलता था। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। उसके बाद जब रंग दे बसंती आई तो सरकार के करप्शन पर और भी ज्यादा फोकस आया। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब 3 इडियट्स आई तो हम इन्फ्लुएंस हुए और समझे कि कामयाब होने के लिए इंजीनियरिंग इकलौता रास्ता नहीं है। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। जब चक दे इंडिया आई तब हमें समझ में आया कि स्टेट बाद में आती है, पहले हम सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया हैं। सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। वैसे ही अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में सोसाइटी और पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर द केरला स्टोरी, गदर पार्ट 2 और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज बनी जिन्होंने 3-3 घंटे में इतनी नफरत और प्रोपेगेंडा फैला दिया जितना न्यूज चैनल्स 3 महीने में नहीं कर पाते हैं। कुछ भी। अरे 300 करोड़ कमाने वाली ये बी ग्रेड मूवीज में फैक्ट्स और एक्टिंग कम थी, हेट और प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स ज्यादा था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स को हिदायत देनी पड़ी कि पिक्चर से पहले एक बड़ा सा बैनर लगाओ कि लोगों को बताओ ये काल्पनिक मूवी है। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा मूवीज के सफलता के बाद हमने ये भी नोटिस किया कि उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नीचे गिरती रही। जैसा अक्षय और कंगना के करियर के साथ हुआ वैसा ही इन धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर पैसा छापने वाले मूवीज के साथ भी होने लगा। 4 जून को एग्जिट पोल्स तो बुरी तरीके से गलत साबित हुए। लेकिन क्या अगर हम बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, पिछले 5 सालों में जिन्होंने धर्म, जिन्होंने प्रोपेगेंडा, झूठ, राष्ट्रवाद का सहारा लिया सक्सेस के लिए, अगर हम उन मूवीज के परफॉर्मेंस को देखें पिछले 5 सालों में, तो क्या हम इलेक्शन रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे? उनके नतीजों को बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कंपेयर टू जो एग्जिट पोल्स ने किया? ये जो एग्जिट पोल्स जो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बनाया, अगर हम उसका और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का विश्लेषण करें तो क्या हमें समझ में आता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी की पॉपुलैरिटी कैसे धीरे धीरे नीचे आती रही? और अगर इन मूवीज का हम रिजल्ट देखें तो क्या पहले ही हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है? जानते हैं आज के वेरी इंटरेस्टिंग देशभक्त एपिसोड में, जहां हम एग्जिट पोल को बॉक्स ऑफिस पोल बना देंगे। ये जो सिलसिला शुरू होता है ये 2019 से शुरू होता है। क्रोनोलॉजी समझिए। अनुपम खेर स्टारर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस फिल्म का मकसद था बस ये बताना कि देखो मनमोहन सिंह कितने वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, पपेट है, राहुल गांधी तो पप्पू है, सोनिया गांधी तो कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटिंग लेडी है। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई, लेकिन उसका मकसद शायद पैसे कमाना था ही नहीं। कुछ दिन बाद एक और पिक्चर आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस फिल्म का मकसद था यह बताना कि देखो नरेंद्र मोदी कितने स्ट्रांग लीडर हैं, कोई पप्पू कोई पपेट नहीं है, 56 इंच का सीना है। और 2002 के गुजरात दंगों में सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा हृदय में चोट इन्हीं को लगी थी। गुजरात चल रहा है। फिल्म का बजट था, कहीं बताया जाता है 8 करोड़, कोई बताता है 15, कोई कहता है 20 करोड़। कलेक्शन भी उसी के मुताबिक, कोई 20 कोई 30 करोड़ कहता है। वो है ना, मोदी जी जहां आ जाते हैं नंबर कुछ हिल से जाते हैं। कुछ भी। अरे वो एडिटर वो एक्स्ट्रा 2A भी आ जाता है ना, तो उसकी वजह से नंबर थोड़े हिल जाते हैं। लेकिन नेट मूवी ने कोई सक्सेस हासिल नहीं की। एंटी नेशनल जनता ने इसे ब्लॉकबस्टर नहीं बनाया। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी के ये जो 2 फिल्म बने, इनके कैरेक्टर्स कंप्लीट ऑपोजिट बनाए गए। लेकिन सिमिलैरिटी दोनों पिक्चरों में यह थी कि दोनों फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा कि अरे हटो, इससे एंटरटेनिंग तो रिपब्लिक टीवी है। कुछ भी। अरे एडिटर, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोड्यूसर्स को तब जाकर समझ में आया कि जनता को अगर भड़काना है तो ऐसे फिल्म बनानी पड़ेगी जिससे उन्हें डर पैदा हो, उनके दिल में डर पैदा हो। अब ये डर रियल हो या फिक्शनल हो, ये मैटर नहीं करता है। और ये बेरोजगारी, महंगाई, चाइना इकोनॉमी, एडिटर, ये जब छोटी मोटी चीजों से लोगों को डर नहीं लगता है। डर तो कुछ बड़ा है, डर इतिहास में है, डर बीते हुए गलतियों के ऊपर होता है। अस वर्सेस देम, 80-20 से होता है। चड्डी फटी हुई हो लेकिन 50 से 500 साल पहले जो हुआ है उसका बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। और यह फॉर्मूला डिस्कवर किया बॉलीवुड ने।
और इसी स्ट्रैटेजी के तहत फिर फिल्म बनने लगी। शुरुआत हुई पहले ब्लॉकबस्टर से, द कश्मीर फाइल से। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साबित होती है सुपर डुपर हिट, बनती है 25 करोड़ में, कमाती है क्लोज टू 350 करोड़ रुपीस। जब भी कोई फिल्म सुपर हिट होती है तो जनरली आप क्या देखते हो, लोगों का रिएक्शन क्या होता है? और कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटुआ को इस देश से निकाल के भगा, इनकी औरतों का भी यही हश्र होगा। कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है हमारे इतिहास में। जो हुआ है वो दर्दनाक है। वो क्लियरली एक मास एक्सोडस मूवमेंट था, किलिंग का एक दौर था हमारे देश में, और किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी ने उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं किया। और यही दर्शाने का मकसद होना चाहिए था कम से कम कश्मीर फाइल्स में। पर मकसद कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने का, उनकी कहानी बताने का था ही नहीं। मकसद तो यह था कि लोगों में यह डर पैदा करो और यह दिखाओ कि अभी संभल जाओ भाई। जैसे ही इन लोगों की, हाँ वही उन लोगों की, वो जिनके कपड़े अलग हैं, जिनका पहनावा अलग है, जिनका रहन सहन थोड़ा अलग है, अगर उनकी जनसंख्या तुमसे ज्यादा बढ़ गई तो तुम्हें भी इसी तरीके से तुम्हारे घर से बेदखल कर देंगे। लोगों का तो दिल ही हार्ट अटैक आने लगा और सुपर हिट फॉर्मूला बन गया ये। फिर कुछ टाइम बाद आती है द केरला स्टोरी। ये भी एक बॉक्स ऑफिस सुपर हिट रही। फिल्म की लागत सिर्फ 20 करोड़ रुपए, लेकिन कमाती है 300 करोड़ रुपए से ज्यादा वर्ल्ड वाइड। इसमें भी फैक्ट्स को इस कदर मैनिपुलेट किया गया, इस टेक्निक से मैनिपुलेट किया कि हमें तो लगा कहीं पिक्चर अर्नब ने तो नहीं लिखी। कुछ भी। अरे मेरा मतलब एडिटर यह है कि कहा गया 30,000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम में कबूल करवाया गया है और फिर वो जाकर ज्वाइन करती हैं आईसिस, और उसके बाद सीरिया जैसे रेगिस्तानों में उन्हें दफन कर दिया गया है। पर जब फैक्ट्स टटोले गए तो पता चला कि 3,000, 30,000, 32,000 तो नहीं, असल नंबर में ऐसा है कि हां ऐसी 3-5 महिलाएं हैं जो इस तरीके से आईसिस में शामिल हुई थी। उनको सीधा आपने 32,000 बना दिया। फिल्म का मकसद होना चाहिए था कि अगर ऐसा 3-5 लड़कियों के साथ भी हुआ है तो गलत हुआ है। यह दिखाना चाहिए था कि रिलीजन का माध्यम यूज करके, रिलीजन को एज ए टूल किट यूज करके कैसे लोग इसे पॉलिटिक्स के लिए, धर्म का नाम लेकर इसे टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिल्म का मकसद तो कुछ और ही था। फिल्म का मकसद था कि डर ऐसे तरीके से फैलाओ कि देखो आज केरला में ये 32,000 लड़कियों के साथ हुआ है, कल आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो अगर आपको चैन से सोना है तो जागते रहिए। और कैसे पहचानोगे ऐसे लोगों को? वैसा कपड़ों से, उनके रहन सहन से, उनके खान पान से। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तक देना पड़ा कि भैया देखो, पिक्चर से पहले ये बात लोगों को बताओ कि ये काल्पनिक कहानी है, और फिल्म के ट्रेलर से ये 32,000 का ये जो आंकड़ा है इसे भी हटाओ। अब भाई पिक्चर तब तक रिलीज हो गई थी, पैसे तब तक छप लिए थे, लोगों में तब तक नफरत फैल चुकी थी। पिक्चर के निर्माताओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, और उन्होंने बैनर भी लगवा दिया, और 32,000 का आंकड़ा जो फैक्ट था वो फिर फिक्शन बन गया। और रील्स के जमाने में आजकल वैसे में भी लॉजिक और फैक्ट्स की किसे पड़ी है। उसके बाद आती है गदर पार्ट 2। उसकी अपार सफलता, करीबन 700 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सनी पाजी भी सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया इस पिक्चर में है? लेकिन हैंडपंप उखाड़ना, पाकिस्तानियों को चित करना, उनके घर में उनको घुस के मारना, ये सब हमें इतना टर्न ऑन देता है कि अमीषा पटेल की घटिया एक्टिंग, मूवी की वाहियात स्टोरी लाइन के बावजूद पिक्चर साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स बनी। ये सब सक्सेस देखकर देश के आकाओं को भी लगा, अरे चुनाव जीतने में अरबों खरबों रुपए क्यों खर्च करें, और गोदी मीडिया पालने की भी क्या जरूरत है। बेरोजगार डायरेक्टर को पकड़ो, फिल्म बनाओ, नफरत फैलाओ, अस वर्सेस देम करो, राष्ट्रवाद का ढोंग रचो, पुलवामा का ब्लास्ट बार बार दिखा दो, और इलेक्शन जीत लो मास्टर स्ट्रोक। पर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, खासकर पिछले 2 सालों में बैक टू बैक सक्सेस के बाद वक्त बदल गए, जज्बात पता नहीं कैसे बदल गए। एक के बाद एक ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स अब फ्लॉप होने लगी। फ्लॉप क्यों हुई वो अभी बताते हैं, लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी के तहत कितनी मूवीज ब्रेजन प्रोपेगेंडा के साथ आपके ऊपर परोसी गई। द वैक्सीन वॉर। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की अपार सफलता के बाद, 300 करोड़ रुपए कमाने के बाद, उन्होंने एक नई पिक्चर लगाई जहां कहानी यह थी, जहां प्लॉट यह था कि हमारा देश इंडिजिनस वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं जो चाहते ही नहीं है कि वैक्सीन हमारे देश में बने।
अब ये कहानी इतनी काल्पनिक हो गई थी, इतना आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था कि लोगों ने भी कहा कि भैया ये तो मंगलसूत्र वाला एंगल आपने लगा दिया हो कि मंगलसूत्र छीनने वाला है। लोगों ने भी कहा कि ठीक है, लेफ्ट वर्सेस राइट डिसएग्रीमेंट है, लेकिन देश में ऐसा भी लेफ्ट नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि वैक्सीन देश में बने, सस्ते में बने, अच्छा बने। लेकिन विवेक अग्निहोत्री का मिशन बहुत क्लियर था। ये जो लेफ्टिस्ट हैं, लिबरांडू हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, यही देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। विवेक अग्निहोत्री जिस हिसाब से टॉपिक चूज करते हैं अपने पिक्चरों के लिए, उनके फ्यूचर में पिक्चर जो आने वाली है उनका प्रेडिक्शन हम आपको बता देते हैं। द टोटी स्टोरी, इस फिल्म में बताया जाएगा कैसे कुछ एंटी नेशनल्स, मुस्लिम्स, लेफ्टिस्ट आपकी टोटी चुराकर भाग जाएंगे। द भैंस फाइल्स, इस फिल्म में बताया जाएगा कि कैसे कुछ एंटी नेशनल्स, मुस्लिम्स, लेफ्टिस्ट आपकी दो में से एक भैंस चुराकर भाग जाएंगे। खैर 10 करोड़ की लागत में बनने वाली वैक्सीन वॉर ने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ठीक से रिकवर नहीं किया। फिर आती है 72 हूरे। फिल्म की प्लॉट आपको बताने की जरूरत नहीं, फिल्म क्यों बनाई, किसने बनाई, किसके लिए बनाई, किसको टारगेट करके बनाई। अगर मैं आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूं तो आपका इंटेलेक्ट कहां रह जाएगा। ये सारी चीजें तो इतनी ऑब्वियस हो चुकी हैं। और मजे की बात यह है कि यह फिल्म 2019 में बनी थी, पर रिलीज होती है 2023 में। सोचा होगा निर्माताओं ने 2019 तो हमने पहले ही जीत लिया है, इस मास्टर स्ट्रोक को 2024 इलेक्शन से पहले रिलीज करते हैं। पर फिल्म फिर फ्लॉप कर जाती है। उसके बाद आती है स्वतंत्र वीर सवरकर। वीर सवरकर कंट्रोवर्शियल फिगर, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलेन। फिल्म का मकसद सवरकर को असली हीरो बताना, विलेन तो गांधी नेहरू थे। रणदीप हुड्डा जैसे बेहतरीन एक्टर, पर बॉक्स ऑफिस में कुछ खास पकड़ नहीं बना पाई ये पिक्चर। मूवी का मकसद होना तो चाहिए था कि सावरकर की जो कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी है उसे दर्शाया जाए, उनमें जो शेड्स ऑफ ग्रे थे, उनमें जो पेट्रियटिज्म था, उसको बैलेंस तरीके से दिखाया जाए। पर सीधा सीधा गांधी के स्ट्रगल पर ही आप सवाल उठा दोगे, लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। फिल्म 5-7 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चली। अब क्रिटिक्स ने तो इसे पहले दिन, जनता ने इसे दूसरे दिन ही राइट ऑफ कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि यह पिक्चर लटकी रही हॉल्स में। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्रेशर वगैरह था, लेकिन किसी न किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो रिकवर करा दिया गया। लेकिन इस पिक्चर से जो आशाएं थी और जो एक इमेज परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, वो फ्लॉप हो गई। फिर आती है मैं अटल हूं, एक बायोपिक जिसका मुझे पर्सनली इंतजार था। बायोपिक थी अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। संसद में उनके भाषण, उनकी पोएट्री, देश के लिए उनका योगदान काफी कमेंडेबल है। फर्स्ट हाफ में इंडिया की हिस्ट्री को वाजपेयी के लेंस से देखने का एक मौका भी, और सेकेंड हाफ आते आते लेकिन यह पिक्चर तो पूरी बीजेपी की एडवर्टीजमेंट बन जाती है। कांग्रेस को एक तरीके से कार्टून दर्शाया जाता है। अटल जी जैसे स्टेट्समैन के लिए एक बेहतर फिल्म की दरकार तो थी। फिल्म की लागत थी 10 करोड़ रुपए। पंकज त्रिपाठी उसमें स्टार परफॉर्मेंस, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उतना भी कमा नहीं पाई। लोगों को कहीं ना कहीं यह प्रोपेगेंडा दिखने लगा। उसके बाद आता है और भी बुरे दिन इन प्रोपेगेंडा मूवीज के लिए। बस्तर द नक्सल स्टोरी, केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की दूसरी पेशकश बस्तर द नक्सल स्टोरी। अब यह बनाई गई क्योंकि अचानक से निर्माताओं को याद आया कि अरे भाई वो जो कम्युनिस्ट हैं वो तो रह गए, उनको भी लपेटे में ले लेते हैं। फिल्म की टैगलाइन थी 100 years ऑफ कम्युनिज्म, 100 million डेड। अब सोचा कि केरला स्टोरी में भी तो 32,000 चिपकाया था, लोगों का काटा था, फिर से काट देते हैं। नक्सलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिक्योरिटी मुद्दा है, इस पर फिल्म बननी चाहिए। लेकिन यहां तो बस लेफ्ट को खींचना था, उन्हें नेगेटिव लाइट में दर्शाना था, तो बना दिया एक घटिया सी पिक्चर। खुद ही समझ में नहीं आया कि भैया छीछा लेदर करते करते कब अपनी छीछा लेदर करवा दी, क्योंकि टारगेट नक्सलिज्म नहीं था, टारगेट तो अर्बन नक्सल थे। बेसिकली वो लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो ट्राइबल्स के लिए बोलते हैं, मुश्किल सवाल उठाते हैं। 15 करोड़ की बजट में बनने वाली यह फिल्म 2 करोड़ रुपए तक ना कमा पाई। फिर आती है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी देश के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए एक पिक्चर बनाई गई थी। छुपाने की भी कोशिश नहीं की जा रही है कि अब प्रोपेगेंडा हो रहा है। फिल्म की टैगलाइन थी कैन वन यूनिवर्सिटी ब्रिंग डाउन द नेशन। ये क्रिंज वाली जो राइटिंग है, ये कैसी घटिया सोच है कि एक यूनिवर्सिटी पूरे देश को हिला सकती है, खासकर कि वो यूनिवर्सिटी जिसे हमारी सरकार ने पिछले कई सालों से टॉप 3 या टॉप 1 और 2 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया है। जो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है, वो क्या यूनिवर्सिटी देश को गिरा सकती है?
हां, हो सकती है किसी पॉलिटिशियन के इमेज को जरूर चोट पहुंचा सकती है। सुना है कि रिपब्लिक टीवी के कुछ फॉर्मर इंटर्न्स ने इस पिक्चर को लिखा है। कुछ भी। अरे एडिटर, बार बार ये मत चला, ये आउटडेटेड हो चुका है और ज्यादा चलाएगा तो हमारे ऊपर ही ये पिक्चर बना देंगे। You may put anything to print. You may choose not to put it to print. It may not be in print, but it will be in print one day. ये एडिटर नहीं सुधरेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म का मकसद था जेएनयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स को देश का दुश्मन दिखाना। नाम जहांगीर क्यों रख दिया? सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रख देते, कौन रोकने वाला था? वैसे में भी पौपा थोड़ी ना रोकने आते। 2016 में जेएनयू में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसी को नींव बनाकर फिल्म बनाई गई है। नाम जहांगीर डाल के, वर्ड प्ले करके, पीयूष मिश्रा का गाना डाल के आप सोच रहे थे पिक्चर चल जाएगी। पिक्चर की लागत रही 15 करोड़ रुपए, बॉक्स ऑफिस में 25 लाख रुपए कमाए। डॉली चाय वाला फ्रॉम नागपुर अपनी चाय की टपरी में इससे ज्यादा पैसा कमा लेता होगा, तो भाई इसे डिजास्टर बोलना भी सही नहीं रहेगा। लेकिन डिजास्टर का जो ट्रेन है ना, वो चलता ही रहा। 2002 में हुआ गोधरा में कांड और उसी पर बनी साबरमती एक्सप्रेस एक कंस्पिरेसी। अब ये कंस्पिरेसी था, एक्सीडेंट था, ये प्लॉट, ये जो इसकी सच्चाई है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पिक्चर बनाई गई। हम भी एक्चुअली यही चाहेंगे। अरे भैया, हमें भी तो पता चले कि ये जो गुजरात में हुआ, पहले जो गोधरा हुआ, उसके बाद जो राइट्स हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके बारे में लोगों को पता चले। लेकिन पिक्चर का एजेंडा ये नहीं था। पिक्चर का तो यही एजेंडा था ना, साफ साफ कि लोगों को बताओ कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई थी, किस तरीके से खतरे में है एजेंडा चलाए, कल्प्रिट कौन है आप खुद ही समझ जाइए, मूवी का कंक्लूजन क्या है। तो जब लोगों ने कहा कि हमें मालूम ही है पिक्चर में क्या देखना है, तो हम जाएंगे ही नहीं। उधर बॉलीवुड को टक्कर दे रही है तेलुगु सिनेमा, तो प्रोपेगेंडा में भी टक्कर देना जरूरी समझा। तेलंगाना बीजेपी लीडर गुडूर नारायणा ने प्रोड्यूस किया रजाकार। तेलुगु फिल्म में पहली बार ऐसा बॉलीवुड स्टाइल प्लॉट उठाया गया, सिंपल मैथ्स लगाया गया कि कैसे मुसलमान बुरे हैं, अगर उनको आप पावर दोगे तो वो कैसे आपको बर्बाद कर देंगे। अब हमारा तो पता नहीं, लेकिन फिल्म में पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद हुए। फिल्म की लागत थी 40 करोड़ रुपए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है 4 करोड़ रुपए। इसको लेकर भी डिबेट है, लेकिन पिक्चर तो पिट ही गई। लेकिन इन सब पिटी हुई मूवीज के बीच में, फ्लॉप मूवीज के बीच में, एक मूवी तो जरूर हिट होती है, आर्टिकल 370। उसमें भी रूलिंग गवर्नमेंट की काफी वाहवाही की गई है, फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है। डायरेक्टर आदित्य दार ने यह पिक्चर बनाई है और उन्होंने खुद कहा है कि यह फिल्म फिक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स है। लेकिन हमारे पीएम को ने भी इस पिक्चर को प्रमोट किया है, इमेज बिल्डिंग की है। फिल्म में परफॉर्मेंस और डायरेक्शन अच्छा था। आदित्य धार, याद रखिए, उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी बनाई थी, तो वो एक मास फिल्म बनाना चाहते थे, अच्छे फिल्म मेकर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म भी वन साइडेड ही निकलती है। सरकार ऑल द बेस्ट, लेकिन वहां जो लीडर्स हैं, जिन्हें आपने हाउस अरेस्ट किया, जिन्हें आपने इंटरनेट से वंचित रखा, जिनको बोला गया अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक उनके अच्छे दिन नहीं आए, ना वैली में सिक्योरिटी उतनी वापस आई है, टेरर अटैक्स फिर से शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल फिल्म इंगेजिंग थी, लेकिन अगर थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाया जाता तो बेटर होता। लेकिन चलिए मान लिया, बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पिक्चर ने कमाई। लेकिन एक बात आप देखिए कि दर्जनों ऐसे फिल्म आती हैं, उनमें से सिर्फ एक पिक्चर हिट होता है। और बाय द वे, मैं अभी कंगना और अक्षय की पिक्चरों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ना मैंने पृथ्वीराज चौहान की बात की है, ना मैंने राम सेतु की बात की है, ना मैंने कंगना के तेजस की बात की है। ऐसे कई और पिक्चर हैं जिन्होंने नेशनलिज्म और रिलीजन को यूज करने की कोशिश की और ध्वस्त हो गए। तो एक पैटर्न नोटिस करिए कि जो पिक्चरें आई भी घटिया पिक्चरें थी, कंट्रोवर्शियल पिक्चरें थी, लेकिन जब उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी मिली तो उनको अटेंशन मिला। इस नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी और कहीं ना कहीं ये हेट फिल्म मूवीज कामयाब हुई। लेकिन एक दो पिक्चरें जैसे ही कामयाब हुई, उसके बाद लोगों को भी यह पैटर्न दिखने लगा। लोगों ने भी कहा, भैया हमें माफ करो, हमने देख लिया तुम्हारा प्रोपेगेंडा, अब देश में और भी इश्यूज हैं, उसके बारे में बात करो, नहीं तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा तुम अपने आप ही चलाओ। और इसीलिए अगर ये ट्रेंड बीजेपी ने नोटिस किया होता तो एग्जिट पोल में ये जो 400 पार वाला जो ड्रामा हुआ था, उस पर बीजेपी फोकस नहीं करती। बॉक्स ऑफिस पर जो ड्रामा हो रहा है उसे बीजेपी जरूर देख पाती। क्योंकि अगर आप रीसेंट प्रोपेगेंडा मूवीज देखो तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है। लोगों को समझ में आ गया है कि नौकरी नहीं है, हवा साफ नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, सड़कों पर गंदगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, लेकिन आप यहां बॉलीवुड में फालतू प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। अरे भैया, हमारा जीवन बेहतर कर दो। 50 साल पहले और 500 साल पहले क्या किया था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है।
सरकार को क्या अब समझ में आ गया है कि उसकी प्रोपेगेंडा चल नहीं रही है? इसका एक और फाइनल टेस्ट अभी बाकी है। अरे भैया, क्वीन कंगना रनावत का इंदिरा गांधी बायोपिक इमरजेंसी अभी आने वाला है। गोधरा ट्रेजेडी पर एक और पिक्चर आने वाली है और ये बहुत ही वेल मेड मूवीज होने वाली हैं। क्या बॉक्स ऑफिस पर इनका रिजल्ट क्या रहेगा? क्या समझ में आएगा लोगों को कि ऐसी पिक्चरें बनाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ऐसी पिक्चरें वो 9 o'clock डिबेट से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लोगों को बस भटकाया जा रहा है। ये पिक्चरें फाइनल टेस्ट रहेगी, कंगना की पिक्चर फाइनल टेस्ट रहेगी कि ये वाला जो फॉर्मूला बॉलीवुड ने कुछ साल पहले डिस्कवर किया था, इसका दी एंड हो गया है। और अगर ये पिक्चर हिट हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि फिर से पॉलिटिक्स और ये गंदगी और हेट का सिलसिला बॉलीवुड में चलता रहेगा।